नमस्कार मित्रों, उत्थान क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख करके ही समझ गए होंगे कि मार्च का मेंस क्या कहता है, अर्थात क्या कहता है का मतलब है कि वो जून के बारे में क्या कहता है कि जून में जो मेंस का पेपर होगा वो कैसा होगा। इस संबंध में कोई ना कोई बात जरूर कहता है और उसी बात को हम पता लगाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक पाश्चात्य बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए, उनका नाम है जॉन नाइस्बिट। उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है इस बारे में, द मोस्ट रिलायबल वे टू फोरकास्ट द फ्यूचर, द मोस्ट रिलायबल वे टू फोरकास्ट द फ्यूचर इज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। इसका हिंदी अभिप्राय है, भविष्य को समझने का सबसे विश्वसनीय तरीका वर्तमान को समझने का प्रयास करना है। तो हम यही करने वाले हैं। वर्तमान का जो मार्च का पेपर हुआ है मेंस का, उसका विश्लेषण कर हम अपने भविष्य को जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात हम जो जून में मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है 18 से लेकर के 21 जून तक, उसका हम विश्लेषण करेंगे और कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात कि जून 2020 का मेंस का पेपर कैसा होगा या कैसा हो सकता है। दूसरी बात, मार्च 2020 वाले मेंस के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके क्या हम आगामी मेंस के लिए कोई विशेष रणनीति तैयार कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात, जून मेंस के लिए कोई रोड मैप हो सकता है क्या, हम इस पर भी बातें करेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि मेरा वीडियो सदा ही विश्लेषणों पर आधारित होगा, तो विश्लेषण करने के पश्चात हम 2-3 बातें सार रूप में समझ पाएंगे, जिसका उल्लेख मैं शुरू में ही कर देना चाहता हूं। और वो है, पहली बात कि मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा से सदा ही प्रभावित होती है। अर्थात ये है कि आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो पिछले साल का नहीं, इस साल का जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उस पर आधारित होकर के बनाया जाता है, एक बात। दूसरी बात कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा से पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण को तैयार करके किया जाता है। अर्थात ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा गया होगा उसका विश्लेषण करके क्या करते हैं, मेंस का पेपर ये लोग बना रहे हैं। और ऐसा 2-3 साल से हो ही रहा है, मैं तो लगातार देख ही रहा हूँ। और आज मैं सप्रमाण इस बात की पुष्टि भी करूंगा अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो के संबंध में एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि हम 2 विषय पर यहाँ पर बातें करने वाले हैं। एक तो दर्शन शास्त्र के प्रश्नों पर हम बातें करेंगे कि दर्शन शास्त्र में किस तरह के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पूछे गए थे, जिस आधार पर मेंस के प्रश्न बनाए गए। दूसरा, हम इतिहास पर चर्चा करेंगे कि इतिहास में, भारत का इतिहास, उस पर चर्चा करेंगे कि इतिहास में क्या प्रारंभिक प्रश्न के परीक्षा के प्रश्न बनाए गए थे जो हमें मेंस में भी दिखाई। इसका जो प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए। 68 में एक प्रश्न पूछा था, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। इनके प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर लिया गया था डॉक्टर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 वाला जो प्रीलिम है उसमें पूछा हुआ था इस तरह का प्रश्न। दूसरा एक प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ पर देखिए 72वां नंबर प्रश्न कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ। महात्मा बुद्ध का ही एक दूसरा नाम था प्रच्छन्न। प्रच्छन्न क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये छुपे हुए से प्रतीत होते थे, इसलिए प्रच्छन्न उनका नाम होता है। क्योंकि उम्र बहुत छोटी होती है और ज्ञान बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनका नाम पड़ा था प्रच्छन्न। तो हुआ क्या, आगे चल करके जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी जब अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, अद्वैतवाद की स्थापना की, तब जब उन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की या अपने मत को रखा, तब वो कैसे होते थे, छिपे हुए रूप में बुद्ध की तरह जान पड़ते थे। इसलिए उनको क्या नाम दिया गया, प्रच्छन्न बौद्ध नाम दिया गया। और इस प्रश्न का उत्तर है शंकर। तो शंकराचार्य पर दर्शन शास्त्र में प्रश्न पूछे गए हैं
लेकिन बौद्ध धर्म में यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा गया है इतिहास पेपर में। तो इतिहास पेपर के सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर एडिट कर दिया है। ये भाग 15वां का देखिए 17 नंबर प्रश्न है। तो काकोरी कांड तो प्रीलिम्स में नहीं पूछा हुआ था, प्रीलिम्स में पूछा हुआ था 2 प्रश्न, नव बौद्धवाद और दूसरा प्रच्छन्न बौद्ध। इस पर प्रश्न बनाया हुआ है मेंस वाले में भी। तो मेंस में मुख्य परीक्षा में सीजीपीएससी ने क्या प्रश्न बनाया, देखो यहाँ से एक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न था 15 अंकों वाला कि बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को किस सीमा तक प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। ये 175 शब्दों में पूछा था और 15 अंकों में इस प्रश्न का उत्तर पूछा हुआ है। आपने लिखा भी होगा जिन्होंने दिया हुआ है। तो ये किससे प्रभावित है, ये स्पष्ट रूप में देखिए प्रश्न नंबर 68 से प्रभावित है, बौद्ध धर्म से, और यहाँ पर से 72 नंबर प्रश्न से प्रभावित होकर के इस प्रश्न को मुख्य परीक्षा में भी बनाया गया है। दूसरा एक प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो 2 नंबर वाला ही प्रश्न पूछा हुआ था 30 शब्दों का, वो पूछा हुआ है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत विभिन्न बौद्ध समितियों, यहाँ पर गलती से इसने समितियों विषयक संक्षिप्त टिप्पणी लिखा हुआ लिख दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये समितियों ना होकर के है क्या, ये काउंसिल्स है। काउंसिल्स मतलब होता है समामेलन, या हम जो पढ़ते हैं बौद्ध संगीतियां, वो शब्द है, लेकिन यहाँ पर समितियों लिखा गया हुआ था। ये गलतियां इसने की है सीजीपीएससी ने, पर ये है क्या, इंग्लिश में देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इससे बाद मेरी ये पहली बात प्रमाणित होती है कि मुख्य परीक्षा सदा प्रारंभिक परीक्षा से प्रभावित हो करके बनाई जाती है। दूसरा, और हम विश्लेषण करते हुए चलते हैं, अभी कुछ है, हम दर्शन शास्त्र के प्रश्नों पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो दर्शन शास्त्र के प्रश्नों पर भी आप देखिए कैसे इसने प्रश्न बनाया हुआ है। तो दर्शन शास्त्र के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ था शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है, और इसका उत्तर था अद्वैतवाद। ये क्वेश्चन नंबर 69 है, जरा देखिए ध्यान से। दूसरा एक प्रश्न पूछा हुआ है वही वाला 72 वाला, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। तो अभी हमने इसका उत्तर देखा है शंकराचार्य। तो इसी से प्रभावित होकर उसने क्या किया, शंकर पर एक और प्रश्न पूछ लिया यहाँ पर मेंस में। आचार्य शंकर के अनुसार माया के स्वरूप की विवेचना कीजिए, माया के स्वरूप की विवेचना कीजिए, इस तरीके से प्रश्न इसने पूछ लिया। और ये प्रश्न छोटा मोटा प्रश्न नहीं था, ये 175 शब्द सीमा के साथ 15 अंक का प्रश्न था। तो इससे बात ही समझ में आ जाती है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करके ही तैयार किया जाता है। ये 2 बात समझ में आई, ये 2 स्लाइड में बात समझ में आई होगी। इस बात को और भी प्रमाण यहाँ पर हम देखते हैं। एक और प्रश्न खंड 1 में पूछा हुआ था इतिहास के, जरा यहाँ पर भी देखिए खंड 1 में क्या पूछा हुआ था। यहाँ पर पूछा हुआ है मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका उत्तर सभी को पता है, मोरक्को या मूर देश उसको कहा जाता है, वहीं का वो निवासी था। कौन, इब्न बतूता। अब इब्न बतूता किसके शासन काल में आया, स्पष्ट रूप में यहाँ पर जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा। वो आया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, और यहीं से इसने एक प्रश्न बनाया, हालांकि छोटा प्रश्न बनाया। देखिए 2 अंकों का प्रश्न है, यहाँ पर से देखिए 2 अंकों का प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा की असफलता के क्या कारण थे। इस तरीके से 2 पूछा हुआ, 2 कारण आपको बताने चाहिए थे, इसे 2 नंबर में पूछा हुआ है। तो दिखाई दिया कैसे प्री से प्रभावित होकर इसने क्या किया है, मेंस का प्रश्न बनाया हुआ है। ठीक इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, मैं जरा दिखाता हूं उसको। यहाँ पर से देखिए विजयनगर के संबंध में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए, इस तरीके से प्रश्न पूछा हुआ है। और क्या प्रश्न आया था प्रीलिम्स में, 35वां प्रश्न था प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे, किसके दरबार में थे, इस तरीके से पूछा। तो किसके दरबार में थे, तो यह बात अब विलोपित कर दिया गया था ये प्रश्न। हालांकि इसको विवाद था कि देवराय प्रथम के टाइम पे है या देवराय द्वितीय के टाइम पे, इसको लेकर के विवाद था, तो इसने इसको विलोपित कर दिया था पिछले वर्ष।
तो इसका जो उत्तर है, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि जो इस शासकों का नाम दिया हुआ है वो विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं। और विजयनगर से भी प्रश्न आ गए, यहाँ पर पतन के 2 कारणों को लेकर के इसने प्रश्न पूछा हुआ है। फिर से बात समझ में आया कि प्रीलिम से प्रभावित होकर के मेंस के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और है जो सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ पर देखने पड़ेगा, वो 37वां नंबर प्रश्न पूछा था रास बिहारी बोस जी के संबंध में। ये बड़े प्रसिद्ध हमारे यहाँ के क्रांतिकारी रहे हैं। इनका एक कथन दिया हुआ था, कथन किस क्रांतिकारी का है, इस तरीके से लिखा हुआ था, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ खड़े हो। ये प्रश्न पूछा हुआ था। इनके कथन में शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, एंग्लो अमेरिकन। देखिए हुआ क्या था, जो रास बिहारी बोस है उन्होंने 1911 का जो दिल्ली दरबार था वहां पर उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका और वहां से वो चले गए कहां, जापान चले गए थे। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, दमन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी अंग्रेजों की और विभिन्न क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया था। बाद में आगे चलकर 1914 का जो गदर आंदोलन होता है, गदर आंदोलन के भी जितने भी क्रांतिकारी थे उनको भी दमन कर दिया गया, उनको भी मार डाला गया, फांसी दे दी गई। तो उसी टाइम पर वो एंग्लो मतलब अंग्रेजों के दुश्मन हो गए और अमेरिका जो है दुश्मन हो गया था जापान का। और जापान और अमेरिका दुश्मन होने के कारण उन्होंने ये कथन दिया हुआ था, किसने, रास बिहारी बोस जी ने। मैंने इसकी फोटो डाली हुई है उनकी। तो रास बिहारी बोस आगे चल करके वो जापान चले जाते हैं और जापान चले जा करके वो क्या करते हैं, मोहन सिंह के साथ में आजाद हिंद फौज में काम करने लगते हैं और आगे चल करके उसी आजाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं कौन, यहाँ पर से छोटा एक फोटो मैंने डाला हुआ है, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस और अन्य उनके सहयोगी जो कमांडर थे उनके फोटो। तो यहाँ पर से आगे चल करके आजाद हिंद फौज के साथ इनका संबंध जुड़ता है रास बिहारी बोस का। और मेंस में यह प्रश्न बनाया, आजाद हिंद फौज की स्थापना में मोहन सिंह की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो ये बात बिल्कुल समझ में आई कि प्रीलिम से प्रभावित होकर इसने क्या किया, फिर से मेंस के क्वेश्चन इन्होंने बनाए हुए हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैं आपको विशेष बातें बताना। तो मित्रों अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिसका उल्लेख मैंने शुरू में किया था कि जून 2020 के मेंस का पेपर कैसा हो सकता है। तो हम अभी विश्लेषण जो हमने किया इतिहास और दर्शन शास्त्र पर, तो इतिहास के क्या प्रश्न बन सकते हैं इसकी संभावना हमें पता चल रही है। किन विषयों पर या मैं कहूँ किन टॉपिक्स पर प्रश्न बन सकते हैं मेंस में, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अकबर पर प्रश्न बन सकता है, तानसेन पर, राजा मान सिंह पर, अबुल फजल पर और श्वेतांबरों के ऊपर या जैन संगति के ऊपर प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस पर, बाबू जगजीवन राम पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर संविधान में भी चाहे तो अगर ये प्रश्न बना सकते हैं। इसके अलावा लाला लाजपत राय पर प्रश्न बनेगा। इसके अलावा मगध के उत्कर्ष पर प्रश्न बन सकता है और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिसके सत्येंद्र नाथ टैगोर, वहां तक के प्रश्न बनने की संभावना इतिहास विषय से दिखाई दे रही है। इसके अलावा दर्शन शास्त्र में पुरुष और प्रकृति संबंध पर और पुरुष के स्वरूप और प्रकृति के स्वरूप पर वहां से प्रश्न बनता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सांख्य दर्शन का ही जो सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद कारणता सिद्धांत है सांख्य दर्शन का, तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना दिख रही है। और जैन दर्शन के स्यादवाद, अनेकांतवाद, पंच महाव्रत और जीव के स्वरूप पर प्रश्न बनता दिखाई दे रहा है। तो इस पर विशेष तैयारी आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने जो दूसरा प्रश्न हमने उठाया हुआ था आप दोनों मिलकर, जून मेंस के दूसरा प्रश्न था मार्च 2020 वाला मेंस के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर क्या हम आगामी मेंस के लिए कुछ विशेष रणनीति तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। इसमें पहले आपको करना है कि प्री के प्रश्नों का आपको अधिक से अधिक विश्लेषण करना है और उस आधार पर आपको मेंस की तैयारी अपनी शुरू करनी है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि मेंस के जो संभावित टॉपिक या संभावित विषय जो मैंने आपको बताया, जिसमें दर्शन शास्त्र और इतिहास के विशेष टॉपिक्स पर जो मैंने चर्चा किया, उस पर आपको मेरे अनुसार विशेष तैयारी रखनी चाहिए
और विशेष तैयारी का मतलब दोनों ही बातों से आपके पास विशेष कंटेंट भी होना चाहिए जो लेखन पर आधारित होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से आंसर किया हो, ऐसे लेखन पर आपका उत्तर होना चाहिए, या मैं कहूँ कंटेंट तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा तीसरी बात है कि मेंस के लिए कोई रोड मैप हो सकता है क्या? तो रोड मैप के लिए मैं यही बात कहूंगा कि जो मैंने विश्लेषण किया है उसी तरह का आप विश्लेषण करिए और उसके आधार पर अपने अनुसार आप रणनीति तैयार करिए। क्योंकि कई लोग का दर्शन शास्त्र अच्छा हो सकता है तो इतिहास ना हो, इतिहास अच्छा हो दर्शन नहीं हो सकता, या 7 पेपर अच्छा ना हो, या निबंध अच्छा ना हो, या साइंस वाला पोर्शन अच्छा ना हो, या ये सब पोर्शन अच्छे हो करके मानविकी विषय वाले जो आपके विषय हैं उनकी तैयारी अच्छी ना हो, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि कहाँ पर आपका विषय अच्छा है तो उस पर विशेष तरीके से तैयारी करें, और बाकी जो आपका विषय थोड़ा कमजोर जहाँ पर है आप कम से कम कोशिश करें कि वहां पर एवरेज नंबर आप ला सकें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और वीडियो के अंत में आपसे कहूंगा कि आशा भी यही करूंगा कि शायद आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, और इस आधार पर आपके कुछ प्रश्न भी जरूर बन रहे होंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि आप अपने प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता और पड़ती है मेंस के पेपर के विशेष रूप से तैयारी के लिए, तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या करबला रेट पर ही मेरा घर है, या मैं कहूँ अब तो ऑफिस है, वहां आकर के आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं और अपनी तैयारी के सही दिशा के लिए आप मुझसे मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। और इस वीडियो की कोई भी बात आपको पसंद आई हुई तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराइएगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगली किसी वीडियो पर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।